हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके सामने हम यस्टरडे हमने सीबीएसई क्लास 10 की एसएसटी चैप्टर 2 हिस्ट्री चैप्टर 2 का हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसका वन वीडियो एक पार्ट जो एक सेक्शन हमने आपको शेयर किया है। अभी आज उसका दूसरा पोर्शंस हम देखेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली पार्ट बाय पार्ट समझने में आसानी होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पैटर्न, जो क्लास 10 के टर्म 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं उस हिसाब से इट्स वेरी लॉन्ग पैटर्न, लंबा चैप्टर्स है, लेंदी चैप्टर्स है। तो लेंदी चैप्टर्स को हम लोग इसको थोड़ा रिलैक्स में और इसको इजीली समझ के समझेंगे तो हर स्टूडेंट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिखने में आसानी होगी। उस हिसाब से मैं इसको एलेबोरेट करके, इसको समझा के, एक्सप्लेन करके मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आगे का पोर्शन है। जैसा कि इस चैप्टर का नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इन भारत में जो राष्ट्रीयता है उस राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए हमारे देश के कितने महान सपूतों ने कुर्बानियां दे दी, फ्रीडम फाइटर बन गए, स्वतंत्रता सेनानी बन गए, कितने शहीद हो गए, कितने लोगों ने सहयोग दिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी कुर्बानियां की, बहुत सारे लोगों ने किताबों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, बहुत सारे स्पीचेस के माध्यम से, अपनी अपनी बायोग्राफी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों को एकत्रित करने का काम किया हमारे देश के अलग अलग कोने से। क्योंकि जब तक देश की पूरी जो आबादी है एकजुट होकर के देश के जो प्रति जो राष्ट्रीयता की भावना नहीं आएगी, यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए जो राष्ट्रीयता होनी चाहिए थी वो नहीं आएगी, तब तक हम यूनाइट और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। इसी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए नेशनलिज्म वर्ड जो है ये अपने आप में खासा इफेक्टिव वर्ड है। तो जब तक राष्ट्रीयता आपको तभी आएगी जब आप समझेंगे कि देश हमें क्या देता है और हम देश को क्या देते हैं। देश हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम लोग देश को क्या देते हैं और देश को पहले से हमें क्या देना है और पहले हमारे पूर्वजों ने क्या दिया है उसको भी देखना है। उस हिसाब से हमें जानने की जरूरत है। और इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे इस देश के लिए क्या किए हैं और उसी के आधार पर हमें क्या करने की जरूरत है। तो आइए आगे का पोर्शन हम लोग और भी लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग यस्टरडे कल इस चैप्टर का स्टार्टअप किया था, इस पोर्शन को प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था नेशनलिज्म इन इंडिया का। इसमें से हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पोर्शंस को देख लिया जो महात्मा गांधी कांग्रेस लीडर्स के रूप में क्या आंदोलन 1920 जो 20वीं शताब्दी कहा जाएगा, उस 20वीं शताब्दी में जो मेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ये सारी चीज़ों का चलाया। और देखिए कैसे इमेज में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग पार्टिसिपेट किया। और इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है 6 अप्रैल 1919 मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मोमेंट। तो ये नेशनल मोमेंट जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के लिए 6 अप्रैल 1919 को मास प्रोसेशन हुआ। मास प्रोसेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एकजुट हुए। ये हम लोगों ने कल देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ, याद दिला देना चाह रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड। समटाइम्स इट्स कम्स इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें भी हम लोगों को जानने की जरूरत है कि भाई कब हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का खासा प्रभाव डाला हमारे देश की आज़ादी के लिए। 1914 टू 1918 खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये सारा फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो 1919 का टाइम पीरियड। उसके साथ साथ मैंने कल पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया था कि जो 1919 का जो ईयर है हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल वाइटल रोल था। एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट मींस घटना घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर, पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में है। और अमृतसर शहर को अगर याद रखने की जरूरत है एज ए हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? गोल्डन टेम्पल से याद रखिए। हमारे देश में एक ही गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो है अमृतसर में। तो ये भी याद रखिएगा, जब आप जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो उसे लौटते समय इस गोल्डन टेम्पल को आप विजिट कर सकते हैं। सो गुड प्लेस, सो पीसफुल प्लेस, सो नाइस एंड
क्लीन प्लेस, बहुत बढ़िया है, ये हमारे सिखों का धर्म स्थल है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैंने विजिट नहीं किया है, बाई ट्रेन मैं क्रॉस किया हूँ उधर से, बट पर्सनली जाकर के मिला नहीं, तो मैं ये बता रहा था। उसके बाद ये टाइम पीरियड जो है फोर्स रिक्रूटमेंट जो होने लगे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में के बाद की स्थिति और भी जो बनी, उसके बाद जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह का आइडिया आया कि कैसे सत्याग्रह स्टार्ट किया जाए, यानी मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे और ये साल लास्ट चल रहा था आंदोलन का। 1857 की बात करें तो 1857 के बाद की अगर देखा जाए तो ये टाइम पीरियड काफी एंड में चल रहा था, जो कि हम लोगों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से समझा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्रीवियस वीडियो के पोर्शन से आगे बढ़ते हुए ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, यानी महात्मा गांधी को विश्वास था, महात्मा गांधी बिलीव है ना, महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, यानी ये जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा जो है, यही हमारे देश को एकजुट करेगा, हिंसा नहीं। और बात भी सही है कि हिंसा से कभी एकजुटता नहीं आ सकती है, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी कहां से अराइविंग इन इंडिया, साउथ अफ्रीका गए हुए थे, ये याद रखिएगा ये वर्ड। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह movement in various places. In 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation systems। तो मैं इसको आपको खासा बढ़िया से समझाने जा रहा हूं। 1917 याद करने वाला दिन है, चंपारण सत्याग्रह याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए पेंसिल से। चंपारण सत्याग्रह 1917 ये बिहार में पड़ता है, और ये चंपारण को है दो, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण अब जाके बटा है। मोतिहारी का जो हिस्सा है, मोतिहारी जब जाइएगा आप तो गांधी जी का वहां पर, इनके साथ साथ इनकी वाइफ जो है कस्तूरबा गांधी, वो भी विजिट की थी और देखा वहां पर जो नील की खेती करने वाले जो किसान इंडियन थे उनका खासा बुरा हाल था। यानी अंग्रेजों ने एक टैक्स के रूप में हमें दिया था कि बिहार में जो भी और जहां जहां भी नील की खेती होती है, इंडिगो, इंग्लिश में उसको इंडिगो कहते हैं, तो उस नील की खेती में इन्होंने कहा कि आपके जमीन का जितना हिस्सा हो, जमीन का 25%, अगर आपको 20 कट्ठा जमीन है तो 5 कट्ठा 5 कट्ठा में आपको क्या करना होगा, नील की खेती करनी होगी। रेस्ट 15 में आप क्या करेंगे मुझे मतलब नहीं है। तो ये मैंडेटरी कर दिया था अंग्रेजों ने, और ये काफी बुरा स्थिति था। गरीब किसान को लोन चुकता करते करते इस तरह से इस आंदोलन का जो मेन मुखिया लीडर कह सकते हैं महात्मा गांधी बने, और उनको ऐसा लगा कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लेस मिलेगा मुझे जो किसान को हम यूनाइट करेंगे। 1917 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट, भूमिहीन किसान कह सकते हैं आप, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। किसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, वैसे प्लांटेशन सिस्टम्स जो भी इंडिगो की खेती के लिए लोग अंग्रेजों ने सता रहे थे लोग। देन इन 1917 याद रखिए, ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा। खेड़ा इसको पढ़ा जाता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो फिर दो जगह पर हुआ, एक तो हो गया आपका ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात याद रखिए, और दूसरा है चंपारण ऑफ बिहार, दोनों जगह। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो हो गया, यहाँ भी किसानों के साथ काफी ज्यादती हुई, काफी परेशान किया गया किसानों को। तो ये हुआ इफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। मैं बता देता हूं आपको कि इफेक्टेड फ्रॉम क्रॉप फेल्योर का मतलब हो गया जो खेती हुई थी उस खेती में खराब हो गई फसल, या तो नुकसान हो गया कीटनाशक से हो सकता है, ड्राई हो गया, यानी ये भी हो सकता है कि वहां पर पानी की कमी हुई, बारिश नहीं हुआ तो उस पर भी नुकसान हो गया। और उसके बाद एक प्लेग बीमारी होती है, चूहा मरने लगता है बहुत ज्यादा रैट मात्रा में, तो उस एपिडेमिक, और एपिडेमिक को मैं समझा दूं आपको कि एपिडेमिक वैसी महामारी को कहा जाता है, वो मास नंबर ऑफ एरिया को कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द एपिडेमिक। तो द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, और इस बीमारी हो और साथ साथ किसानों का जो फसल नष्ट हो गया उससे वो रेवेन्यू जो था, उनको टैक्स जो था वो रिटर्न नहीं कर पा रहे थे
and were demanding the revenue collection be relaxed in 1918। देखिए फिर से समझिए यहाँ पर 17 का दो जगह याद रखिएगा, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात। 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, कहाँ है, गुजरात, टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तीन जगह हो गया, गुजरात में खेड़ा, फिर गुजरात में अहमदाबाद, वहां पर कॉटन मिल वर्कर। तो यहां पर जाकर के ये कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप इस पोर्शंस में इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर द विल प्रोवाइड द नेक्स्ट वीडियो द रॉलेट एक्ट, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट आपको समझने में मजा आएगा। हियर इज हैविंग द महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। तो क्या सत्याग्रह में कहां कहां गए और क्या क्या किसानों से उन्होंने कहा, इसको समझने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये यहाँ फोकस कीजिएगा, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह, इट इज सेड टू पैसिव रेसिस्टेंस, इट इज सेड टू पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट इज द वेपन ऑफ द वीक। यही हथियार बनेगा कमजोरों का। वीक मतलब कमजोर। क्या, सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य लोगों का एकजुट होना। आग्रह मतलब बुलाना, इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। और सत्य लोग, वो महात्मा गांधी के शब्दों में, राष्ट्रपिता के शब्दों में, बापू के शब्दों में, सत्याग्रह का मतलब हो गया सत्य लोगों का आग्रह, बिना कोई, हाँ, सत्य की राह पर चलना, बिना कोई हिंसा किए हुए, नॉन वायलेंस के साथ सत्य की राह पर वही चल सकता है जो हिंसा नहीं कर सकता है और अडिक्ट नो। तो लोगों को जो ये हथियार दे दिया उन्होंने कि चलो आओ हमारे साथ मिलो, एकजुट हो। और बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेसिस्टेंस। तो शुरुआत में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी झेलना पड़ा, उतनी पॉजिटिवनेस के साथ लोग जुड़े नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जो बापू थे, अपना जो आंदोलन है उसको जारी रखा उन्होंने, आंदोलन को उन्होंने कमजोर नहीं होने दिया। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेसिस्टेंस इंडीड, इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। द मोमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव। तो साउथ अफ्रीका का जो आंदोलन चल रहा था, वहां पर जो गांधी थे, अब उतनी जरूरत नहीं थी वहां पर, उनको अब लगने लगा कि अब हमें अपना देश जाना चाहिए। The movement in South Africa was not passive but active. सत्याग्रह is not physical force। बात समझिए यहां पर, यानी कोई ये लाठी डंडा वगैरह ये मार का चीज नहीं है। शांतिपूर्वक आंदोलन को सत्याग्रह कहेंगे आप, बिना हिंसा का। इसीलिए कहा सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। इसको समझिए, अगेन आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट। फिजिकल फोर्स मतलब बलपूर्वक कोई ऐसा आंदोलन नहीं, जैसा आंदोलन अभी ट्रेन के लिए जला दिया गया हमारा ये एनटीपीसी वगैरह, ये सब की वैकेंसी हुई गया में और अपना आरा में जला, सासाराम ये भी ट्रेन, पता नहीं, शायद आपको नहीं पता है, 2 ट्रेनें चली। हाँ, तो ये इस तरीका से ये वायलेंस हो गया ना, ये हिंसा हो गई। बिना हिंसा के भी आंदोलन किए जा सकते हैं। ये सही बात है कि आंदोलन थोड़ा लॉन्ग चलता है, बट सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट प्लान ऑन द एडवाइजरी। देखिए इसमें होता क्या है कि हिंसा में सभी लोग नहीं शामिल रहते हैं। किसी भी प्रकार का हिंसक आंदोलन जो होता है, उसमें से ही कुछ लोग जो होते हैं उस हिंसक और उपद्रवी तत्व के मानसिकता के होते हैं। तो वो लगता है आओ चलो ट्रेन में आग लगा देते हैं, क्या जाता है, अपना क्या ट्रेन है, ऐसा सोच के रखते हैं कि आंदोलन फिर कल पेपर में आएगा, मीडिया आएगी, फेसबुक चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा, इंस्टाग्राम पर चलेगा, ट्विटर पर चलेगा, अपने आप हमारी मांगे मानी जाएगी। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज आप आंदोलन ऐसे भी करते हैं तब भी इस बात को माना जाएगा, सुना जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सो सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन in the use of सत्याग्रह। there is no ill will whatever, कोई ऐसी चाह नहीं थी। there is no ill will whatever। so सत्याग्रह is pure soul force। सत्याग्रह को यहां डिफाइन किया गया। what is सत्याग्रह? आत्मा से जुड़ा हुआ ऐसा बल, मानसिक और आत्मा का बल कि नहीं, देश मेरा है, हम देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुझे चंपारण जाना पड़े, जम्मू कश्मीर जाना पड़े, कन्याकुमारी जाना पड़े, जहां जहां जाना पड़े लोगों को ग्लोबलाइज करने के लिए हम ग्लोबलाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे।
बापू ने यही प्रण लिया था, इसीलिए आज वो देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, इसीलिए वो देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और क्योंकि उन्होंने कभी भी ये लेस मात्र उनके मन में ये नहीं रहा कि मैं जो ये सेवा कर रहा हूं इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगी, नेवर एवर। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, प्यार का जो ये ज्योति कह सकते हैं, फ्लेम मतलब ज्योति। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British workshop the war god, and they can all become as they are becoming. So wearer of the arms, the hundreds of millions in India can never carry arms. ये अंग्रेजों को मालूम था कि लाखों लाख की संख्या में भारतीय के पास हथियार नहीं है कि हमसे वो लड़ सकते हैं। और ये बात गांधी भी जानते थे, महात्मा गांधी भी जानते थे, बापू भी जानते थे। तो क्या है हमारे पास? नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, ये जो आंदोलन है। So they have made the religion of non-violence their own. तो किसको धर्म बनाया उसने? नॉन वायलेंस को। यानी कुल मिलाकर समझने की जरूरत इस वीडियो में ये आपको देखने के लिए, सीखने के लिए मिला कि गांधी जी का जो हमारे देश के प्रति जो भावना थी, नॉन वायलेंस एक हथियार था, कैसे लोगों को राष्ट्रीयता जगाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम अभी आगे जो भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको, उस आगे आने वाले वीडियो में इस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपको भी सुनने समझने में बोझिल नहीं होगा। मैंने ऐसा सोचा है कि प्लान करके कि एक एक पॉइंट को, टॉपिक को समझेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द रॉलेट एक्ट, ये काला कानून क्या है उसके बारे में हम लोग आपको शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।